तो हेलो मेरे प्यारे 8th क्लास के बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपके 8th क्लास के साइंस के 7th चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। इंग्लिश में है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, ये नाम है आपके चैप्टर का। हिंदी में किशोरावस्था की ओर, यही है चैप्टर में लिखा हुआ है ना। तो हिंदी हो या इंग्लिश हो, लैंग्वेज का फ़र्क है, दोनों में बात तो एक ही होगी। अब इंग्लिश वाला भी जो आप इंग्लिश में ही पढ़ोगे तो भी अंडरस्टैंड हिंदी में ही करोगे, कोई बात नहीं। अभी हम आपको पूरी ज़रूरी जानकारी दे देंगे इस चैप्टर से। क्वेश्चन आंसर, डेफिनेशन, वर्ड सब ऑफलाइन में एक एक करेंगे। आप लोग कोई बातें भूल ना जाओ, इसके लिए मैंने आपको ये चीज़ें अभी क्या किया है कि आपको समझा देंगे ऊपर ऊपर से खाली, और क्वेश्चन आंसर और इन सब बातों की गहराई हम आपको बताते रहेंगे। ओके, तो अब हम आपको ले चलते हैं चैप्टर की ओर। चैप्टर की ओर जब जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर है कि एडोलेसेंस एज क्या होता है, किशोर अवस्था किसे कहते हैं। तो किशोर को हिंदी में आप समझ सकते हो कि ये 12-13 साल से शुरू होता है और 19 साल तक के उम्र को हम किशोर कहते हैं। एडोलेसेंस एज को आप इंग्लिश में टीन्स कहते हैं, टीनेजर कहते हैं। तो जिसमें भी टीन से शुरू हो, यानी कि 13 से शुरू हुआ और 19 पर ये जाकर बंद हो जाएगा, इसको हम किशोरावस्था बोलते हैं, एडोलेसेंस एज कहते हैं। इस एज में आपके बॉडी के अंदर बहुत ही ड्रामेटिकली चेंजिंग आती है, परिवर्तन आता है। इसी एज को हम प्यूबर्टी एज भी कहते हैं। प्यूबर्टी एज कहते हैं, क्या कहते हैं? प्यूबर्टी एज का मतलब क्या होता है हिंदी में? यौवना आरंभ हो जाता है, शरीर के आकार में आपको परिवर्तन होने लगता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं प्यूबर्टी एज किसे कहते हैं। तो शरीर में बाल के का निर्माण होना प्यूबर्टी एज कहलाता है। जैसे आपके अंडर आर्म्स बाल आएंगे, दाढ़ी मूछें आने लगेंगे, इन सबको हम कहते हैं प्यूबर्टी एज, यानी कि रोम का आना। बाल मतलब रोम, छोटे छोटे बालों का आना। हालांकि दाढ़ी मूछें लड़कियों में तो नहीं आएंगे, पुरुषों में आएंगे, लेकिन अंडर आर्म्स बाल जो हैं वो दोनों के आते हैं और यहाँ से प्यूबर्टी एज शुरू होता है। तो पहला देख लिया। प्यूबर्टी एज का दूसरा लक्षण क्या है? प्यूबर्टी एज का दूसरा लक्षण है आपके कंधे चौड़े होने लगेंगे और आवाज़ में भारीपन आ जाएगा। तीसरा, वॉइस में एडम एप्पल, जिसको लेरिंक्स कहते हैं, वॉइस बॉक्स, वो भी आप देखोगे गले में एक गांठ की तरह वो बाहर निकल कर आ जाता है। ये भी प्यूबर्टी एज में ही शुरू हो जाता है। इसके अलावा आपको प्यूबर्टी एज में फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती है। फीलिंग्स मतलब भावनाएं। अगर प्यूबर्टी एज 13 साल की उम्र से पहले अगर किसी का, बच्चे का अपना माँ बाप ही क्यों ना हो या कोई मर जाए तो वो भावनात्मक रूप से नहीं रो सकते, लेकिन प्यूबर्टी एज के आने के बाद भावनात्मक रोना वो रोते हैं। प्यूबर्टी एज में आकर के अब आपको टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन भी बनने लगेगा, कई सारे हार्मोन एक्टिव हो जाते हैं। बॉयज़ में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन बनना शुरू हो जाएगा, जिस वजह से स्पर्म का निर्माण शुरू हो जाएगा। गर्ल्स में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन बनेगा और ये एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण उनके यूटरस में, गर्भाशय में अंडे, यानी कि ओवरी, ओवम कह लो या ओवा का निर्माण होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आप देखोगे कि बॉयज़ के प्यूबर्टी एज में बॉयज़ के कंधे चौड़े होते हैं, हालांकि महिलाओं के भी होते हैं लेकिन उतने नहीं। आवाज़ में भारीपन आ जाएगा, स्त्री पुरुष दोनों में भारीपन आते हैं। वो अलग बात है कि जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनकी स्वीट होती है तो स्वीट ही रह जाती है आवाज़, लेकिन स्वीट में भी थोड़ा सा हार्डनेस आ ही जाता है, इसी एज में आ जाता है। इसके अलावा आप बॉयज़ को देखोगे कि छाती में उसके बाल आने शुरू हो जाते हैं, जबकि गर्ल्स में देखोगे कि उनके ब्रेस्ट आने, यानी कि स्तन का निर्माण शुरू हो जाता है छाती में। ये सब कुछ क्या होता है? प्यूबर्टी एज में होता है।
बता ही दिया। ये वॉइस बॉक्स जो होता है एडम एप्पल, इसका भी बढ़ोतरी होना शुरू हो जाता है, ये बढ़ना शुरू हो जाता है, ये सब चीज़ें, और बाहर आ जाता है जिससे आवाज़ फट जाती है। तो आप देखोगे लगभग 15 से 17 साल 18 साल तक आवाज़ फटी रहती है। आप बोलते ही भी हो तो एकदम डपोर संघ की तरह आपकी आवाज़ निकलती है और किसी को पसंद नहीं आता है। सब समझते हैं ना कि कितना रूड हो गया है ये। दरअसल में आप रूडली नहीं हो रहे हो, आप प्यार से ही बात कर रहे हो, लेकिन वो एडम एप्पल लिरिक्स कह लो या वॉइस बॉक्स, उसके कारण आपकी आवाज़ जो है भारी हो गई है और लोगों को रूडली लगता है, जबकि ऐसा सच नहीं है। अब आते हैं अब हम डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। आप देखोगे सेक्स ऑर्गन यानी कि लिंग के अवस्था में भी चेंज होना शुरू हो जाता है, आप ये भी देखोगे। इसके अलावा मेंटल, जो मैंने बताया, मेंटल इंटेलेक्चुअल चेंजिंग आएगा, यानी कि बुद्धि और भावनात्मक जो बदलाव होती है वो भी आ जाती है। अब आप रो सकते हो, अब आप आंसू के साथ रोओगे। 12-13 साल से पहले के बच्चे आंसुओं से रोते नहीं, अगर आंसू गिरे भी ना तो उसका वो अंदर में वो फीलिंग नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पर आप फीलिंग कर पाओगे। उसके बाद है सेकेंडरी में बता दिया कि सेक्सुअल हार्मोन बनने लगता है, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन सब कोई ना कोई ग्लैंड बनाता है। ग्लैंड मतलब हिंदी में ग्रंथि। ग्रंथियाँ जो होती हैं वही हार्मोन का निर्माण करती हैं, लेकिन हार्मोन को हिंदी में भी हार्मोन कहते हैं और इंग्लिश में भी हार्मोन ही कहते हैं। ग्लैंड्स को हिंदी में ग्रंथि कहते हैं। तो बता दिया टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन किस में बनेगा? फीमेल में, और टेस्टोस्टेरोन किस में बनेगा? मेल में, ऐसे करके। अब देखते हैं कि हार्मोन्स का रोल क्या है हमारे ज़िंदगी में। तो रोल्स ऑफ हार्मोन देखो, जो सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, इसका हमारे ज़िंदगी में रोल है कि ये प्रजनन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या करते हैं? प्रजनन में। प्रजनन को इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैन बी प्रोसीड ओनली ड्यू टू फॉर्मिंग ऑफ हार्मोन्स। अगर मान लो किसी महिला में एस्ट्रोजन नहीं बनता तो क्या होगा? क्या वो माँ बन सकती है? नहीं। किसी महिला में किसी पुरुष में मेल में अगर टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन नहीं बनेगा तो क्या वो पिता बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता है। अब आते हैं हम कि हाउ रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। तो अब रिप्रोडक्टिव फेज को जानते हैं कि इंसान में प्रजनन, रिप्रोडक्शन कब शुरू हो जाता है। तो इंसान में प्रजनन 13 साल की उम्र में शुरू हो जाता है, यानी कि प्यूबर्टी एज में। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कंप्लीटली और यूनिवर्सल लॉ और नेचुरल रूप से आप तैयार हों, क्योंकि आप 13 साल के हो, आपका अभी शरीर तैयार नहीं है। हो सकता है कि आप माँ या पिता बनने के लायक हो चुके हो, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन बन रहा है, लेकिन वो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन अभी वयस्क नहीं होगा, मैच्योर नहीं होगा। इसलिए अगर पिता माँ अगर 13 साल की उम्र में बना जाए तो निश्चित तौर से पिता और माता दोनों की मृत्यु हो सकती है। इसीलिए यहाँ पर में ये काम आप नहीं कर सकते। इस उम्र में कोई भी माता पिता नहीं बन सकते। अगर पहले ज़माने में ऐसा होता था तो आप जानते हो अधिकांश पिता और अधिकांश माताओं की मौत हो जाती थी। और वही नहीं, अगर इमेच्योर और वयस्क स्पर्म या ओवरी से बच्चा बनता है तो वो बच्चा जन्म के बाद भी मजबूत नहीं जन्मेगा, वो मर जाएगा या लूले लंगड़े अपंग पैदा लेगा। इसलिए प्यूबर्टी एज में, टीनेजर्स एज में माँ या पिता नहीं बना जा सकता। उसके लिए एक परफेक्ट एज 22 या 25 साल ही सही है, कि जब आप 22-25 साल के हो जाओ तभी जा कर के आप, मतलब 22 या 25 एज में ही माता पिता बनना एक पूर्णतः जिम्मेदारी का काम है और एक पूर्णतः कंप्लीट बच्चे को आप जन्म दे सकते हो। अब आगे जाएंगे हम। रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमंस बता दिया 13 से शुरू हो जाता है। ये कैसे हम जानते हैं? तो लड़कियों में पीरियड की शुरुआत हो जाती है, जिसको हम मेन्स्ट्रुएशन कहते हैं। मेन्स्ट्रुएशन का स्टार्ट का मतलब है कि वो माँ बन सकती है, और पिता में स्पर्म का बनना शुरू हो जाता है, जिससे वो समझ सकता है कि मैं भी पिता बन सकता हूँ। अंडरस्टैंड? अब ध्यान रखना
कि मेन्स्ट्रुएशन या फिर स्पर्म पर बहुत सारे लोग ज़्यादातर बातें नहीं करना चाहते, बच्चे भी नहीं, लेकिन नहीं, जितनी भी लड़कियां हैं उन्हें मेन्स्ट्रुएशन यानी कि पीरियड के बारे में बिल्कुल सजग रहना चाहिए और बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग से उसे समझना चाहिए, ना कि आम लोकोक्ति के हिसाब से। इसलिए पीरियड को समझना, साफ सफाई से रहना आपके और महिलाओं के शरीर को सुंदर और सुडौल बनाती है। इसलिए मेन्स्ट्रुएशन को शर्म की बात ना समझकर हमें उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिक नॉलेज लेना चाहिए। अब देखते हैं कि हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमिन। मान लो कि बच्चे का जन्म जो है वो माँ के पेट में हो चुका है, माँ के पेट में बच्चा हो चुका है। अब वो बच्चा मेल होगा या फीमेल, तो इसके लिए आपको गैमेट्स को समझना होगा। गैमेट्स दो तरह के होते हैं, एक्स और वाई। सबसे पहले क्रोमोजोम्स से बच्चे जन्मते हैं। क्रोमोजोम्स में गैमेट्स होगा। वो क्रोमोजोम्स दो प्रकार के होंगे, मम्मी के पास भी क्रोमोजोम्स, माँ के पास भी और पिता के पास भी होता है, दोनों के पास क्रोमोजोम्स हैं। और क्रोमोजोम्स में गैमेट्स हैं। पिता के पास दोनों गैमेट्स हैं, एक्स भी है और वाई भी है। गैमेट्स को हिंदी में युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? युग्मक। दोनों युग्मक हैं, किसमें? पिता में, एक्स और वाई, और माता में सिर्फ एक्स एक्स ही है। तो अगर एक्स वाई मिलेगा तो बेटा होगा और एक्स एक्स मिलेंगे तो बेटी होगी। अब प्रश्न उठता है कि अगर किसी कपल को बेटा नहीं हो रहा है, खाली बेटी ही हो रही है, तो हमारे देश में बेटों का ज़्यादा वैल्यू किया जाता है और बेटियों का कम। 4 बेटे हो जाएं तो लोग एक बेटी हो जाए उसका इंतज़ार नहीं करेंगे, ऑपरेशन करा लेंगे। लेकिन हमारे देश में आप देखोगे कि अगर 4 बेटी हो गई, 6 बेटी हो गई, तब भी अभी बच्चे एक बेटे के इंतज़ार में वो अभी और बच्चे करेंगे। तो यानी कि साफ समझ में आता है कि हमारे यहाँ बेटों का ज़्यादा वैल्यू है। और इसलिए कभी कभी जब खाली बेटियां ही हो रही थी तो पिता ने या घर के लोगों ने महिलाओं को जिम्मेदार ठहराया और वो दूसरी शादी करने के लिए गए ताकि हमें पुत्र हो, बेटा हो। अब वैज्ञानिक ने क्या साबित कर दिया है कि नहीं, पुत्र होगा या पुत्री होगा, इसका जिम्मेदार पिता है, माँ नहीं है। क्यों? क्योंकि माँ के पास तो एक्स क्रोमोजोम्स ही है, एक्स गैमेट्स ही है, एक्स युग्मक ही है। पिता के पास है ना दोनों, तो मिला लो अपना एक्स वाई और ले लो बेटा। गलती तो तुम्हारी है, माँ के पास तो सिर्फ एक्स एक्स है। तो अब आप समझ गए, एक्स एक्स मिलेगा तो क्या होगा? लड़की होगा, और एक्स वाई मिलेगा तो बेटा होगा। तो बेटा होने का जिम्मेदार लड़की को माना जाए, फीमेल को या मेल को? मेल को। तो शादी दूसरी किसको करनी चाहिए, फीमेल को या मेल को? नहीं, फीमेल को। वो करे ना, क्योंकि ये नहीं मिला पा रहा है एक्स वाई, इसलिए। लेकिन हमारे देश में पुरुष जो है वो दूसरी शादी करने जाते हैं बेटे की चाहत में। दरअसल में आप लोग पढ़ लिख रहे हो, पढ़ने लिखने के बाद बेटी और बेटे में कोई फ़र्क नहीं होता। दोनों आजकल शिखर को छू रहे हैं, मंजिल को पा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कर रहे हैं। हमें बेटे और बेटी में फ़र्क नहीं चाहिए, हमें दोनों चाहिए। भगवान ने जो कुछ भी दिया कोई बात नहीं, आप जितने बच्चे को पाल सकते हो, आप 2 को ही अच्छे से पाल पोस कर पढ़ा लिखा सकते हो तो 2 ही रखो। 4 को आप पढ़ा लिखा सकते हो तो आप 4 कर लो, 6 कर लो। लेकिन 4-6 को अब के ज़माने में संभालना, उसे अपने मंजिल तक पहुंचाना, ये सब बड़ी मुश्किल काम है। तो इसके लिए आप लोग क्या करो, कम बच्चे रखें ही और उन्हें अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई करके आगे ले जाएं। अब हम देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, सबसे पहले आपको बच्चा लोग ज़रूरी क्या है, अपने हेल्थ को देखना। अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब सेक्स पर में हमारे देश में चर्चाएं नहीं होती। क्लास में सर लोग आते हैं, जल्दी जल्दी चैप्टर भगा दिया, ख़त्म। कोई वहाँ पर रुककर चर्चा नहीं करना चाहता। जैसे बॉयज़ को सिखाना चाहिए कि आप स्पर्म की बर्बादी कैसे ना करें, स्पर्म को कैसे संभाल कर रखें और उसे मजबूत और वयस्क बनाएं। और वयस्क होने के बाद दूसरा कि सेक्स से रिलेटेड कई तरह की बीमारियां हैं, जैसे गोनोरिया बीमारी है, सिफिलिस बीमारी है,
ये रिप्रोडक्टिव एड्स हैं, इन सब के बारे में जानकारी देना जरूरी है। जैसे कि एड्स है, एड्स का फुल फॉर्म याद करो। एड्स HIV नामक वायरस से फैलता है, उसका भी फुल फॉर्म याद कर लो। इसके अलावा जो भी बीमारियां हैं वो कैसे फैलती हैं, एड्स हैं, एड्स को STD बीमारी कहते हैं, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग कहते हैं इसको। तो ये STD बीमारी है, एक से दूसरे में फैलते हैं। तो हमको नॉलेज होना चाहिए कि अगर हम किसी के भी साथ अनसेफ सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं या फिर किसी का खून निडल ब्लड या चढ़ा था किसी एड्स मरीज को और वही निडल से हमें भी इंजेक्शन दिया जाए तो इन सब में एड्स हो जाएगा। तो इस सब का हमें क्या होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए कि एड्स से बचने के लिए आप किसी के भी साथ सेक्सुअल रिलेशन नहीं बना सकते। इसमें आपको सेक्सुअल बहुत भयंकर एड्स बीमारी लग जाएगी जिसका दुनिया में अभी तक कोई इलाज नहीं है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को आप लोग बनाए रखें और उस पर में एजुकेशन लें, बिना किसी शर्म के, बिना किसी कुछ सोचे हुए अच्छा एजुकेशन लें और गोनोरिया, एड्स, सिफिलिस जैसे बीमारियों से बचें। अगर बीमारी हो जाती है तो आप लड़का हो या लड़की हो, कोई शर्म नहीं करना, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और वहाँ पर जा कर के आप उनसे सारी बातें खुलकर बताएं और अपना इलाज जरूर करा लें। और उसके बाद जो कुछ भी वो आपको बता रहे हैं उस पर अमल करें, आगे से वैसे ही चलना, आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपका अच्छा रहेगा। इसके अलावा ध्यान रखना कि ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ बिगड़ता भी है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बिगड़ने के कारण चिप्स होते हैं, कैन में रखी हुई चीज़ों को खाने से आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ बिगड़ सकता है, क्योंकि और भी कई चीज़ें हैं जो बैक्टीरियल होते हैं, उससे भी आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ बिगड़ सकता है, यानी कि प्रजनन स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसके अलावा प्रजनन स्वास्थ्य को बनाने के लिए आप एक्सरसाइज करें। क्या करें? फिजिकल एक्सरसाइज करें, रोज एक्सरसाइज करें, थोड़ा ही करें लेकिन रोज करें, नहीं हो तो टहल लें। और उसके बाद क्या है, से नो टू ड्रग्स। क्या कह रहे हैं ये? से नो टू ड्रग्स। कभी भी नशीली पदार्थ को ना कहें। हिंदी में क्या बोलेंगे? नशीली पदार्थ को ना कहें। हमें किसी भी तरह की नशीली पदार्थ का सेवन नहीं करना है। अगर हम उसका सेवन करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, कई तरह की बीमारियां होगी, प्रजनन क्षमता कम हो जाएगी, हम बच्चे या संतान के उत्पत्ति में भाग भी नहीं ले सकते और आप बांझ हो सकते हो। क्या हो सकते हो? बांझ मतलब आपको बच्चा होगा ही नहीं बड़ा होने के बाद। अगर आप ड्रग्स सब लेते हो, नशीली दवाइयाँ लेते हो, तो ना आप बाप बन सकते हो ना आप पिता बन सकते हो। इसलिए ड्रग्स नहीं लोगे तो बड़े होकर आप एक जिम्मेदार नागरिक, एक जिम्मेदार माँ और एक जिम्मेदार बाप बन सकते हो। इसके लिए एजुकेशन चाहिए। तो कैसा लगा आप लोगों को ये चैप्टर? ये हो गया है। अब हम लोग डेफिनेशन वर्ड और एक्सरसाइज के क्वेश्चन ये सब कुछ ऑफलाइन में करेंगे। अगर ऑनलाइन के बच्चे को किसी भी तरह का क्वेश्चंस हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट करें, हम उसका जवाब आपको देंगे। ये था क्लास 8 के साइंस का चैप्टर नंबर कौन सा था? चैप्टर नंबर 7 था। क्या था नाम? किशोरावस्था की ओर हिंदी में, और इंग्लिश में रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस ये था। अब ये जरूरी जानकारी के रूप में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी। अब क्वेश्चन आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे और VVIP क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपको पेपर में आएगा। ओके, इस तरीके से हम लोग, और आप लोगों को जितनी बार भी मेरी बातें भूल जाओ तो इसमें जाकर आप देख सकते हो, और जो भी कमी हो तो आप लोग क्वेश्चन करना, हम उसका जवाब देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। और ऑनलाइन बच्चों के लिए अगर आपको अच्छा लगे तो इसे आप लोग सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।